सल राहुल गांधी संत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन मैं साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं सांसारिक जीवन व्यतीत करता हूँ। अच्छा। और तपस्वी आदमी हूँ। अच्छा। इसीलिए उन्हें पंडित राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है। विधायक हैं यहाँ से? मैं 5वीं बार विधायक हूँ। 5वीं बार विधायक है हरियाणा से। जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लगाए थे, पप्पू है। अब कौन कह सकता है इस आदमी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। मंदिर रोजगार देगा क्या? मंदिर में आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा क्या? बताया कि जो सेंसर बोर्ड बनाएगा, क्यों बनाया गया? फिर आपको जब यही करना है, आंदोलन करवाना है, रंग के ऊपर आपको आंदोलन लोगों को भड़काना है, नौजवानों को, तो फिर सेंसर बोर्ड को हटा दीजिए। फिर जब मूवी बने आप उसको देख लीजिए बैठ के, और बैठने के बाद फिर उसको आपको जो सीन अच्छा लगे उसको रहने दीजिए, बाकी हटा के आप मूवी रिलीज करवाइए। फिर और काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। तो जैकेट वैकेट लगा के आप चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी टी शर्ट में चल रहे हैं। यही दो मुद्दे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी संत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन मैं साधु महात्मा नहीं हूँ। मैं सांसारिक जीवन व्यतीत करता हूँ। अच्छा। और तपस्वी आदमी हूँ। अच्छा। इसीलिए उन्हें पंडित राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है। और वो जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान की भलाई के लिए और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, और इसमें पूरे देशवासियों से अपील है सहयोग करें मोदी और साथ मिल करके नफरत को हरावें। मोदी जी, क्या लगता है मोदी जी भी तो सब कुछ छोड़ करके देश के लिए और सब कुछ करके कर ही रहे हैं लगातार। वो अपनी पत्नी को छोड़ करके भगे हैं। मोदी जी ठग हैं, चीटर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लंबी लंबी फेंकते हैं, मदारियों वाली हरकत है। उनको वाली हरकत एक प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं, लेकिन उनको राजनीतिक जोकर कहा जाए तो यही सही है। तो जोकर का ही काम करके ही अगर वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जोकर जिस तरीके प्रधानमंत्री के भाषण से, गृह मंत्री के भाषण से आप देख रहे हैं गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा 2024 में। मंदिर से रोजगार मिलेगा। मंदिर से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। राम को तो कहीं पूजा की जा सकती है। राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म इसके लिए अलाउ नहीं करता है। अच्छा, राम के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे तो, लेकिन वो नाम तो अब आ रहा है ना 2024 के लिए हो जाएगा। त्रिपुरा में आज 2024 का संघनाद हो गया, टीवी पे यही दिख रहा है। टीवी गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है। अडानी अंबानी के चैनल हैं सब, तो उसमें आपको दलाली वाली और चाटुकारिता वाली बात दिखाई देगी। लेकिन राहुल गांधी को सदियों इतिहास में याद किया जाएगा। नफरत की राजनीति को आप लोग हराने निकले हैं। वहीं पर आज भी कपड़े की बात हो रही है कि भगवा कलर को हटा दिया जाए, मूवी से बाइकआउट कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। भगवा को पहन करके चिन्मयानंद जो है रेप कर सकते हैं। भगवा पहन करके साक्षी जो है बेईमानी कर सकते हैं। उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था। तो कब तक कोई बचाएगा? भगवा पहनने का मतलब ये होता है, और संत बनने का मतलब होता है कि आप संत की तरह से रहें। आप सबके हैं, किसी एक दल के नहीं होता है संत। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं आप यहाँ पे लगातार चल करके? क्या मैसेज देंगे आप लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग नफरत को हराइए, आपस में साथ मिल करके रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। जो सनातन धर्म की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। मिलजुल करके देश का विकास करें। ठीक है, शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग शामिल हैं, ये विधायक भी हैं। क्या कहेंगे सर, भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी चल रही है? भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन इस देश में मिल रहा है। एक देश को नई दिशा देने के लिए जो बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया, उसको एक्सपोज करने के लिए राहुल जी लगे हुए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा जारी है,
ये बीजेपी सरकार की आम आदमी के अंदर पोल खोलने का काम करेगी और आगे आने वाले भविष्य में काम लेकिन करेगी। राहुल जी ने एक चीज और भी किया, आप लोग भी पैदल चलने को मजबूर हो गए। नहीं, मजबूरी नहीं, कोई नहीं, चलना भी चाहिए, पार्टी के लिए मजबूरी क्या है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है। पर मैं तो वैसे भी चलता हूँ, बीजेपी 5-6 किलोमीटर वैसे भी रूटीन में चलता हूँ। बीजेपी की कौन सी पोल खोलने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं? बीजेपी ने बेरोजगारी में जो है बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, 10 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। आज हरियाणा 37.8% पर MIC की रिपोर्ट है, सबसे देश में ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और इस बात को छुपाया जा रहा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा कभी भी टीवी चैनलों पर दिखाया नहीं जाता। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश के बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट देने वाले इदारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अडानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं। देश की धरोहर को भी ख़त्म किया जा रहा है। कौन सी बात ऐसी नहीं है जो ये कांग्रेस ने, बीजेपी ने जो है नुकसान नहीं किया। कोई ऐसी बात नहीं है, हर फील्ड में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, इतना भारी भ्रष्टाचार देश में है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो अभी आप विधायक हैं यहाँ से? मैं 5वीं बार विधायक हूँ। 5वीं बार विधायक है हरियाणा से। हरियाणा। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके जो किसान के मुद्दे भी थे, तमाम लोगों के मुद्दे यहाँ पे हरियाणा में ही देखने को मिले थे। किसान को धोखा दिया गया, उनसे माफी मांगकर उनका धरना उठा लिया गया। MSP की गारंटी दी थी, कहाँ वो गारंटी, कितने दिन हो गए? उस कमेटी में जो व्यक्ति कानून बनाने वाले थे, कृषि कानून जिनके विरोध में धरना दिया गया, वो वही आदमी उस कमेटी में लिए गए, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किसानों के साथ धोखा है। किसानों के केस वापस करने की बात हुई थी, किसानों के केस आज भी पेंडिंग है। क्यों? क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? इस देश से जो वादा मोदी ने किया था, ये मोदी का वादा खिलाफी नहीं है क्या? नहीं सर, इन सब मुद्दों के सिवा जो बीजेपी अभी मुद्दा ला रही है, ये कह रही है मंदिर हम बना रहे हैं 2024 में। मंदिर रोजगार देगा क्या? मंदिर में आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा क्या? मंदिर से सब कुछ हल होता हो? क्या लोग तो समझने लग रहे हैं? नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मंदिर से होता हो। हर गांव में मंदिर है, उनके बच्चों को रोजगार मिल गए। जहाँ जहाँ मंदिर है, मथुरा वृंदावन में सबको नौकरी मिल गई, इतने मंदिर है। मंदिर का कोई नहीं है, इसे लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। पहले भी जो है जुमले, ये भी एक जुमला साबित होगा। लोगों को ना महंगाई से राहत मिलेगी, ना बेरोजगारी से राहत मिलेगी, ना भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। ये सारे सौदे लोगों के सामने। तो आप भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं हरियाणा से? यात्रा में शामिल हो गए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। यात्रा में शामिल है, मैं तो इसका हिस्सा हूँ और चल रहा हूँ। राहुल जी ने बड़ा अच्छा, जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लगाए थे, पप्पू है पप्पू। अब कौन कह सकता है इस आदमी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। आप 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते 5 किलोमीटर, लेकिन इतनी बड़ा जोखिम लिया और ये साबित करके दिखाया जो निश्चय राहुल गांधी जी करते उसको पूरा। ठीक है, थैंक यू। सर मैं तो वैसे बेसिकली यूपी से हूँ और मैंने दिल्ली से यात्रा शामिल की है। यात्रा में मैं शामिल हुआ हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। देखा जाए तो अभी जैसे मैम ने कहा कि बेरोज़गार नौजवान, हम भी जैसे बेरोज़गार ही हैं या तैयारी कर रहे हैं जो भी जिस भी एग्ज़ाम की। अब जैसे अग्नि की आप ले लीजिए, अग्नि में जो 4 साल की ये ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकार इतना इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के बाद फिर 4 साल बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करने के बाद फिर जब उनकी शादी की एज होगी तो उनके माँ बाप क्या बोलेंगे कि हमारा बेटा अग्नि रिटायर है, अग्नि रिटायर है। और भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए शामिल हुआ कि एक मानसिकता ये है, एक दिल से दिल की जोड़ने की बात है। आप देख लीजिए राहुल गांधी सुबह जब 6 बजे निकलते हैं, मैंने भी देखा वहाँ से कन्याकुमारी से निकले, मैं यात्रा को देखता था। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि एक विचारधारा है और हम विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक विचारधारा अच्छी लगी और हम उस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े भी। हम दिल्ली से श्रीनगर तक कंटिन्यू करेंगे, जाएंगे, क्योंकि बदलाव हम चाहते हैं देश में। नौजवान को कुछ नहीं चाहिए। तो बदलाव बदल तो नहीं रहा है ना कुछ? बदल तो कपड़े पे बात होती है और रंग पे बात होती है। यही तो है। देखिए नौजवान जो है शिक्षित है, वो रंग की बात नहीं करता है, उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। वो बोल रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, फिर इसका असर क्यों नहीं देख? लेकिन सरकार उनकी बात नहीं। ये जो रंग की बात है, जैसे रंग और भेदभाव और जात की बात है, ये कुछ जो संकीर्ण सोच वाले RSS के लोग हैं, ये विचारधारा
लोगों तक पहुंचाई जाती है कि वो इसमें उलझे रहे। सरकार के पास ना विचारधारा, तभी तो राम मंदिर की बात हो रही है कि राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन आप देखिए राम मंदिर की बात करें तो आप उसकी जो ट्रस्ट हुई थी, ट्रस्ट में कितने हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। अभी तक राम मंदिर का जब भी फैसला हुआ सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी ने उसको कोई आंदोलन नहीं किया, कोई उसका विरोध नहीं हुआ, सब लोग ने एक्सेप्ट किया, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार जो अभी है वो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस वो अब जब कोई मुद्दा नहीं है तो जब किसी की बात नहीं सुन रही है तो फिर रंग है। अब उस रंग की बात करेगी कि आप इस कपड़े में, उससे पहले भी बहुत सारी मूवियाँ आई हैं जिसमें उस कलर को आप उसको भगवे के कलर से क्यों देखते हैं? आप ऑरेंज कलर से भी देख सकते हैं ना सर। लेकिन नहीं, लोगों को एडिट तो हो रही है, मूवी को एडिट करनी पड़ रही है, एडिट करनी पड़ रही है। यही चीज़ है ना कि अच्छा आपने सेंसर बोर्ड क्यों बनाया? फिर आपने सेंसर बोर्ड, ये सरकार के अंडर में ही आती है ना। सेंसर बोर्ड बनाने का क्या मतलब है कि आप जब सेंसर बोर्ड से पास हुई इसका मतलब वो रिलीज होगी, लेकिन सेंसर बोर्ड का इसके मतलब हटा दीजिए। जो आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है, बाद में आंदोलन करना है, रंग के आपने भगवा कलर का क्यों पहना? एज वो भगवा नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। इससे पहले बहुत सारी मूवियाँ आई, अभी जैसे आप देख ले भूल भुलैया आई, उसमें भी उस कलर का डांस कर रहे हैं, सारी चीज़ें। अक्षय कुमार हो गया, लेकिन तभी तो सुनील शेट्टी जी कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड बाइकआउट जो हो रहा है, मोदी जी कुछ करें इसके लिए। मोदी जी करेंगे नहीं, फिर इसका मतलब ये है आप सर कि आप देख लीजिए हर तरह से सरकार सबको कस रही। फिर अब जैसे वही मैंने आपको बताया कि जो सेंसर बोर्ड बनाएगा, क्यों बनाया गया? फिर आपको जब यही करना है, आंदोलन करवाना है, रंग के ऊपर आपको आंदोलन, लोगों को भड़काना है, नौजवानों को, तो फिर सेंसर बोर्ड को हटा दीजिए। फिर जब मूवी बने आप उसको देख लीजिए बैठ के, और बैठने के बाद फिर उसको आपको जो सीन अच्छा लगे उसको रहने दीजिए, बाकी हटा के आप मूवी रिलीज करवाइए। फिर सेंसर बोर्ड का कोई मतलब नहीं। अभी तक जैसे कांग्रेस की सरकार, मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िले से हूँ, श्रावस्ती है, वहाँ पे शिक्षा, विकास, आप टीसीएस के एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला, बैकवर्ड जिला कौन सा? श्रावस्ती है। शिक्षा में पीछे, विकास में पीछे है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पे अभी लाइट तक नहीं गई है, रोड तक नहीं है, नाले नहीं है। तो आज के वक्त में कह रहे हैं मेक इन इंडिया, उस दौर में भी लोग अभी चिराग और कैसे कैसे वहाँ पे लोग जी रहे हैं। तो ऐसे नहीं देश चलेगा। देखिए नौजवान, हम भी नौजवान हैं, मैं इसलिए यात्रा में शामिल हुआ कि मैं एक चेंज चाहता हूँ, और सब ये चेंज चाहते हैं। सुबह 6 बजे जब यात्रा निकलती है, 6:30 बजे, तो लोग अपने घरों से इतनी ठंड में, कौन 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान में लोग बाहर आते हैं उनके स्वागत के लिए। क्यों? किसी को क्या ज़रूरत है कि सुबह इतनी ठंड में अपने नींद को त्याग के, सब चाहते हैं कि 9-10 बजे तक सोएं, लेकिन लोगों की मोहब्बत है, वो जुड़ना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव को लोगों को एक चिंगारी चाहिए था, वो है राहुल गांधी। लोगों को एक मौका चाहिए, वो है राहुल गांधी। लेकिन बात तो यहाँ भी कपड़े की हो रही है, राहुल गांधी के टी शर्ट की बात हो रही है, लोग उसको देखने भी आ रहे हैं। अरे सर, राहुल गांधी के टी शर्ट की बात, आप उनकी बात ही ना करें। देखिए टी शर्ट में तो मैं भी हूँ, बस खाली ऊपर से डाल के रखा हूँ, बस एक अंदर यही मैंने पहना है। तो आप जब कंटिन्यू चलते हैं, उनकी बात अलग है। देखिए उन्होंने अपने आप को इतना बदल दिया है कि आप वो चीज़, उस कपड़े को आप टी शर्ट के बारे में सोचते हैं। उनका टी शर्ट जो है, जैसे उन्होंने अब खुद को, आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी कि राहुल गांधी ने अपने फिटनेस के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा वर्क पहले से भी करते हैं। आप कभी भी देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो रिलीज़ हुए हैं जिनमें आप देखिए राजघाट में जब वो अर्ली मॉर्निंग, जब यात्रा ब्रेक हुई, अर्ली मॉर्निंग गए, तो आप देखिए जब वो चलते हैं ना तो उनका ये चेस्ट दिखता है। तो वो फिटनेस अकॉर्डिंग वो अपने आप को खुद से पहले से फिट कर रहे हैं। और आप जो खुद ऑलरेडी फिट हैं और कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपको ठंडी क्या ज़रूरत है? टी शर्ट, जब उन्होंने तो खुद कहा कि जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। बाकी सारे नौजवान यही चाहते हैं, मैं तो खुद चाहता हूँ बेसिकली, और हमारे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्त हैं जो खुद चाहते हैं कि ये बदलाव आए। सरकार, आप देखिए कि मैंने ये मुद्दा इससे पहले भी उठाया 24 में भी, और ये मैं आपसे भी कहता हूँ कि यूपीएससी 2014 से पहले 1000 प्लस वैकेंसी निकालती थी, धीरे धीरे 4 सालों में उसने कम कर दिया है। अब 600, इससे पहले 600 कुछ सीटें थी, अब इतने लाखों लोग, 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10 लाख अपेयर होते हैं, 5 लाख उनमें से 2-2.5 हज़ार मेंस के लिए आते हैं, उनमें से इंटरव्यू होती है, जो 1000 हुए, 1000 में से फिर उसमें से निकाल दिया, तो 100 सीटें से रिजर्व कर देती है सरकार, जो डायरेक्टली वो अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपने पदों पे वहाँ भर्ती कराती है।
तो बताइए हम लोग का, मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया जब, तो मेरा 1.2 से नहीं हुआ था। तो अब हम लोग क्या करें? वो दर्द कितना है कि हम लोग किसी से कह नहीं सकते। तो प्रीलिमिनरी आपका नहीं निकला? अब वहाँ पे हाँ, प्री हमारा नहीं हुआ 1.2 से। मैंने 2-3 आंसर की से मिलाया, उसमें सारी चीज़ें प्लस थी, लेकिन नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्लस जा रहा है और मुझे माइनस में मिल रहा है, और ऑलरेडी वहाँ पे प्री को 100 बच्चों को ऑलरेडी वो सीटें रिजर्व है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें तो ज़्यादातर लोग चुनाव वगैरह में जो वोट करते हैं वो ये सब तो नहीं देखते ना। गुजरात इलेक्शन आप देख लीजिए या तमाम जगह देख लीजिए, इसी का तो नतीजा है। बेरोजगारी और रोजगार उनके लिए थोड़ी ना, उनको बिजनेस अच्छा चले, ये सारी चीज़ें। नहीं तो गुजरात का देखिए फैक्टर अलग है, हमारे यूपी और अदर स्टेट में फैक्टर अलग है। हम यूपी बिहार आप जानते हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत फेमस है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बनते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, हम एक सिस्टम में जाएं जिससे देश को बदल सके, लेकिन जब सिस्टम में हमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो क्या करें? अभी हमारा एक दोस्त है, उसने EPFO का एग्ज़ाम दिया, उसने 3 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हो रहा है उसका। तो नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? लेकिन 100 सीटें तो रिजर्व क्यों की जाती है? आप ये बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि 100 सीटें रिजर्व क्यों की जाती है? 100 सीटें रिजर्व जो नहीं होती तो फिर लोग उसमें ऑलरेडी जिनका कुछ नंबरों से नहीं हो रहा है या फिर जो भी है, तो ऑलरेडी उनका तो हो सकता है ना। और सरकार ये भी कर रही है कि जो भी अपेयर होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है और वो कुछ लोग अपना रैंक इम्प्रूव करते हैं, ऑलरेडी IAS में PCS में हो चुके हैं, लेकिन वो रैंक इम्प्रूव करने के लिए आते हैं एग्ज़ाम देने। तो वो जो बंदा एक नौजवान है, उसका भी तो एक मौका वहाँ छीन गया। ऑलरेडी वो एग्ज़ाम अपेयर हो चुके हैं। आप ये जान सकते हैं ना सर कि एग्ज़ाम अपेयर होने के बाद वो एक कहीं IAS है किसी कैडर के, और उसके बाद फिर वो अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए UPSC एग्ज़ाम करेक्ट करते हैं और फिर एक IAS ले लेते हैं। तो एक वो सीट और एक वो सीट दोनों चली गई। तो एक मौका ही तो सिस्टम बदल नहीं रहा है और सरकार ना रोजगार दे रही है। क्यों बदलेगा? प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है ना सिस्टम। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो था, प्राइवेटाइजेशन आज़ादी से पहले 1857 से पहले भी हुआ था। जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों को भी जो उन्होंने लीज पे लिया था, जो भी यहाँ के राजा रहते थे उसे लीज पे ले लेते थे, 1 साल उनको कुछ मुआवजा देते थे कि हम आपको पर मंथ इतना देंगे। तो वो भी एक प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ की सरकारी चीज़ों को आप प्राइवेट में बदल दिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप बाहर की कंपनियां यहाँ ला के स्थापित करें। ये नहीं कि यहाँ की चीज़ें, लाल किला को आप किसी को लीज पे दे दीजिए, बेच दीजिए, रेल को दे दीजिए 10 साल के लिए बेच दीजिए, सब कुछ। वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि बाहर की कंपनियां यहाँ स्थापित करें, यहाँ रोजगार का सृजन दें। ठीक, चलिए ठीक। तो ये सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा में करनाल में अभी यात्रा पहुँची हुई है और लगातार ये चल रही है और लोग पीछे से आ रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।